जोगिंदर को देवांशु ओबरॉय ने खत्म कर दिया था। अब वो आगे क्या करने वाला था जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, अपनी कहानी इंस्टा मल्टी मिलियनियर कहानी के एपिसोड नंबर 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13। देवांशु ओबरॉय अपने बुलेट प्रूफ कैडिलैक एस्केलेड में बैठा बहुत ही सुकून और शान के साथ शहर की तरफ वापस लौट रहा था। कैडिलैक के अंदर का एयर कंडीशनड और शांत माहौल बाहर की उस खूनी दुनिया से बिल्कुल अलग था। देव ने अपनी सीट के पीछे की तरफ सिर टिका रखा था। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी, सच्ची और दिल को छू देने वाली मुस्कान खेल रही थी। देव ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, सब खत्म हो गया। अब सुनैना को कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसकी कोई माँ के ठेले और उसके वजूद पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं करेगा। आज देव ने सिर्फ एक माफिया को नहीं मारा था, बल्कि उसने अपने लिए और सुनैना के लिए बहुत खूबसूरत भविष्य के रास्ते में बिछे हुए कांटे को चुन चुन कर जला दिया था। अब उसे अंडरवर्ल्ड और गुंडों की कोई फिक्र नहीं थी। अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सुनैना। तभी देव ने अपनी जेब से अपना चमचमाता हुआ आईफोन प्रो मैक्स निकाला। उसने तुरंत सुनैना का नंबर डायल किया। फोन की एक घंटी बजी और दूसरी तरफ से सुनैना ने फोन उठाया। वो विला में फोन पकड़े हुए बैठी थी। तभी सुनैना ने घबराई हुई कांपती आवाज में स्पीकर से आई, हेलो देव, तुम ठीक तो हो ना? उसकी इस बेकरारी में देव ने अपना पूरा जहान नजर आ रहा था। वहीं उसकी ये चिंता देखकर देव के होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। देव ने अपनी उस भारी और मखमली प्यारी आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी पार्टनर, और अब तुम्हें और इस शहर में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। जोगिंदर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। स्कॉर्पियन ग्रुप अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी ये बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ सुनैना के मुंह से राहत और हजरत की एक लंबी सांस निकली। उसने एक्साइटेड होकर कहा, क्या सच में देव, सब ठीक हो गया? वो लोग हमें परेशान नहीं करेंगे? तब देव ने कॉन्फिडेंस से कहा, कभी नहीं सुनैना। मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। आज वो हिसाब पूरा हो गया। उसकी ये बात सुनकर सुनैना फोन पर ही खुशी के मारे रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं और माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब देव ने अपनी आवाज में एक गजब का रोमांस और शरारत लाकर कहा, मैं आ रहा हूँ सुनैना, लेकिन तुम मेरा इंतजार इस तरह नहीं करोगी। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। आज हम अपने डर पर जीत हासिल की। इस खुशी का जश्न हम इस चारदीवारी में नहीं मनाएंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने मासूमियत से पूछा, तो फिर? उसकी ये मासूमियत भरी बात सुनकर देव ने हंसकर कहा, तो फिर ये मिस पार्टनर कि तुम मॉल से लाया हुआ अपना वो सबसे खूबसूरत एमराल्ड ग्रीन डिजाइनर गाउन पहनो, अपने बालों को सेट करो और वो हीरे की घड़ी पहनो। बिल्कुल एक राजकुमारी की तैयार तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात तुम्हारा ये फटीचर पार्टनर तुम्हें इस शहर की सबसे खूबसूरत, सबसे महंगी और एक बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल डिनर डेट पर लेकर जाने वाला है। उसकी ये बात सुनकर सुनैना का दिल खुशी और शर्म से जोर से धड़कने लगा। उसने खुशी में चहक कर कहा, बॉलीवुड स्टाइल डिनर डेट? लेकिन देव, ये सब कैसे? तब इधर से देव ने बड़े ही प्यार से ऑर्डर देकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस तैयार हो जाओ, मैं बस आधे घंटे में विला पहुंच रहा हूँ। और उसने फोन काट दिया। सुनैना से बात करने के बाद देव ने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से सबसे भरोसेमंद तेज तर्रार आदमी मुनीश को कॉल लगाया। उधर मुनीश ने एक ही सेकंड में फोन उठाकर कहा, यस बॉस, कहिए क्या हुक्म है? क्या जोगिंदर के किसी और ठिकाने को खरीदना है? तभी देव ने बड़े रिलैक्स होकर कहा, नहीं मुनीश, जंग खत्म हो चुकी है। अब मुझे एक बहुत ही अलग तरह का काम करवाना है, और इस काम में मुझे तुम्हारी सबसे बेस्ट मैनेजमेंट स्किल चाहिए। उसी के साथ मुनीश ने उत्साह से कहा, आप हुक्म कीजिए बॉस, मुनीश आपके लिए चांद तारे भी तोड़ लाएगा। तब देव ने अपनी आंखों में सुनैना को मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया और कहा, चांद तारे नहीं मुनीश, लेकिन मुझे एक ऐसा नजारा चाहिए जो यश चोपड़ा, करण जौहर की फिल्मों में उनको पीछे छोड़ दे। मुझे विशाखापट्टनम के समुद्र के किनारे या किसी ऊंची चट्टान पर शहर का सबसे बेस्ट प्राइवेट ओपन एयर स्पोर्ट चाहिए,
उस जगह पर मीलों तक कोई और इंसान नहीं होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से मुनीश ने तुरंत अपना आईपैड पर लोकेशन चेक करके कहा, जी बॉस बताइए। तभी देव ने डिटेल में बताकर कहा, वहां रेड कारपेट बिछा होना चाहिए, पूरे रास्ते पर हजारों लाल गुलाब की पंखुड़ियां होनी चाहिए, पेड़ और आसपास की जगह में फेरी लाइट्स और खुशबूदार मोमबत्तियां सजा दो। मुझे वहां एक प्राइवेट इटालियन शेफ चाहिए जो हमारी आंखों के सामने हमारे लिए ताजा खाना बनाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मुझे बैकग्राउंड में कोई स्पीकर वाला म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे एक लाइव ऑर्केस्ट्रा या कम से कम एक बेहतरीन वायलिन बजाने वाला चाहिए जो हमारे लिए सॉफ्ट रोमांटिक धुनें बजाए। क्या ये सब अगले 2 घंटे में हो सकता है? मुनीश की सांसें पूरी लिस्ट सुनकर एक पल के लिए अटक गई। 2 घंटे में इतना बड़ा और शाही इंतजाम करना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। लेकिन मुनीश जानता था कि वो किसके लिए काम कर रहा है। देवांशु ओबरॉय का नाम ही नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए काफी था। इसलिए मुनीश ने पूरे जोश के साथ कहा, बॉस अगर मैं मुनीश हूँ तो ये काम 2 घंटे नहीं 1.5 घंटे में होगा। इसलिए मुनीश ने पूरे जोश के साथ कहा, विशाखापट्टनम के सबसे ऊंचे इलाके ऋषिकोंड हिल पर मेरा एक बहुत ही प्राइवेट रिजॉर्ट है और जिसका एक प्राइवेट बीच भी है। मैं उस पूरे बीच को आज रात के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ। आपको वहाँ हजारों गुलाब, लाइव वायलिनिस्ट और 7 स्टार शेफ तैयार मिलेगा। आप बस भाभी जी को लेकर पहुंचने की तैयारी कीजिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने मुस्कुराकर कहा, गुड जॉब मुनीश। वैसे पानी की तरह पैसे बहा दो, लेकिन आज शाम की मेरे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर देव ने मुस्कुराकर फोन रख दिया और अब कैडिलक विला की तरफ और तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। जहां तक एक तरफ मुनीश ऋषिकोंडा हिल के उस प्राइवेट बीच पर हजारों गुलाब लाइट सजाने के लिए अपनी पूरी फौज दौड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ द ओशियन एस्टेट में सुनैना एक बहुत ही प्यारे मीठे से घबराहट के दौर से गुजर रही थी। सुनैना ने धीरे से कहा, बॉलीवुड स्टाइल डिनर डेट। सुनैना अपने कमरे के बड़े से शीशे के सामने खड़ी थी। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। उसने अपनी अलमारी खोली, कल शॉपिंग के दौरान लिया गया वो बहुत ही खूबसूरत फ्लोर लेंथ एमराल्ड ग्रीन का डिजाइनर गाउन निकाला। ये गाउन इतना खूबसूरत था कि इसे देखकर किसी की भी नजरें न हटे। इसकी फिटिंग, इसके शोल्डर कट और इसका फैब्रिक, सब कुछ बिल्कुल किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड के रेड कारपेट एक्ट्रेस के जैसा था। तभी सुनैना की माँ कमरे में आई और अपनी बेटी को इस तरह शर्माता हुआ देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने सुनैना के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची आज सच में किसी राजमहल की रानी लगने वाली है। देव ने हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। जा जल्दी तैयार हो जा बेटी, मैं तेरी मदद करती हूँ। वहीं सुनैना एमराल्ड ग्रीन गाउन पहना। गाउन उसके कर और उसकी पतली कमर पर इतनी खूबसूरती से फिट था कि वो सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने अपने घने लंबे काले बालों को खुला रखा, बस एक साइड में उन्हें एक डायमंड पिन से क्लिप कर लिया। उसके चेहरे पर बड़ा हल्का नेचुरल ड्यू मेकअप था, आंखों में मस्कारा, होठों पर पीच कलर की ग्लोसी लिपस्टिक और कानों में कल देव के द्वारा दिए गए डायमंड के छोटे छोटे डैंगलर्स। आखिर में सुनैना अपनी कलाई पर वो 18 लाख की रोज गोल्ड रोलेक्स घड़ी बांधी और पैरों में मैचिंग स्टील स्टोस पहन लिए। जब सुनैना पूरी तरह से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही सुनैना है जो एक दिन पहले तक फटे हुए सूट पहनकर पीली छतरी के नीचे सैंडविच बेचती थी? आज वो विशाखापट्टनम की सबसे हसीन और सबसे अमीर लड़की लग रही है। तभी बाहर विला के कैडिलक आकर रुकी। देव विला के अंदर आया। हॉल में रियांश और विराट टीवी देख रहे थे। उन्होंने देव को सही सलामत देकर राहत की सांस ली। विराट ने एक्साइटमेंट में कहा, भाई तूने तो सच में कमाल कर दिया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ जोगिंदर के गोदाम की आग की खबरें चल रही है। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने हंसकर कहा, ये सब तो होना ही था। अब तुम लोग आराम करो, मैं आज शाम सुनैना के साथ बाहर जा रहा हूँ। ये कहते हुए देव तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने मास्टर बेडरूम में गया। उसने एक ताजगी भरा शावर लिया। आज उसे किसी माफिया या डॉन का नहीं, बल्कि एक परफेक्ट रोमांटिक हीरो की तरह तैयार होना था। देव ने अपनी अलमारी से एक बहुत ही स्लीक टेलर मेड मिडनाइट ब्लू कलर का वेलवेट टक्सीडो निकाला।
इसी के साथ एक क्रिप से सफेद शर्ट और ब्लैक सिल्क टाई निकाल ली। देव ने अपने बालों को बहुत ही करीने से सेट किया और अपने गठीले बाल पर शरीर पर अपना टक्सीडो पहन लिया। जब देव आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसका वो खौफनाक रूप गायब हो चुका था। आज वो जेम्स बॉन्ड और शाहरुख खान की किसी रोमांटिक फिल्म का एक ड्रीम बॉय लग रहा था। देव अपने कमरे से बाहर निकला और सुनैना के दरवाजे पर जाकर एक हल्की सी दस्तक देते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी अंदर से सुनैना बहुत ही नजाकत भरी आवाज में बोली, आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही देव ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही देव की नजर सुनैना पर पड़ी, देव के कदम वहीं जम गए। उसकी सांसें एक पल के लिए उसके गले में अटक गई। देव, जिसने कभी किसी चीज को देखकर अपनी पलकें नहीं झपकाई थी, वह सुनैना के इस हुस्न और इस कातिलाना अंदाज को देखकर पूरी तरह से बुत बन चुका था। वो एमरोल्ड ग्रीन कलर का गाउन, वो खुले बाल, वो चमकता हुआ चेहरा, वो शर्मीली मुस्कान, सुनैना इतनी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। देव को लगा जैसे आसपास का सारा वक्त रुक गया हो। सुनैना ने जब देव को उस वेलवेट टक्सीडो और बो टाई में देखा तो उसके दिल की धड़कनें भी दुगनी हो गई। वो किसी प्रिंस चार्मिंग किड से कम नहीं लग रहा था। तभी सुनैना ने अपनी नजरों को हल्का सा झुकाकर अपनी उंगलियों से अपने गाउन को सहला कर पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? देव धीरे धीरे एक सम्मोहन की अवस्था में चलता हुआ सुनैना के बिल्कुल करीब आया। उसने सुनैना की आंखों में देखकर कहा, सुनैना, मैंने कल कहा था कि तुम एक क्वीन लग रही हो, लेकिन आज आज तुम महारानी लग रही हो, जिसके हुस्न के सामने दुनिया का हर एक एम्पायर, हर एक दौलत मिट्टी के बराबर है। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो सुनैना। देव की आवाज इतनी गहरी मखमली थी कि सुनैना के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। सुनैना के चेहरे पर टमाटर जैसी लाली आ गई। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। देव ने बहुत ही नजाकत से सुनैना का हाथ अपने हाथों में लिया। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक बहुत ही सॉफ्ट किस करके आंख मार कर पूछा, तो क्या मिस सुनैना तैयार है अपने इस फटीचर पार्टनर के साथ इस शहर की सबसे हसीन शाम गुजारने के लिए? उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने जोर से हंसकर कहा, तुम हमेशा फटीचर ही रहोगे देव, चलो। इसके बाद देव और सुनैना हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरकर विला के पोर्च में आ गए। लेकिन बाहर आज वो कैडिलैक या फरारी नहीं खड़ी थी। मुनीश ने देव के इस बॉलीवुड स्टाइल डेट के लिए एक बहुत ही शानदार विंटेज और बिल्कुल सफेद रंग की ओपन रूफ रोल्स रॉयस डॉन मंगवा कर खड़ी कर दी थी। ये गाड़ी इतनी शाही और खूबसूरत थी, इसे देखकर किसी को भी रोमांस का एहसास हो जाए। बाउंसर कमांडर ने बहुत ही सम्मान के साथ गाड़ी का दरवाजा खोला। तभी देव ने कमांडर से कहा, तुम लोग यहीं रहोगे? आज रात कोई सिक्योरिटी, कोई बाउंसर हमारे आसपास नहीं भटकेगा। मैं आज अपनी प्राइवेसी चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर कमांडर ने मुस्कुराकर सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। देव ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली और सुनैना उसके बगल में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और सफेद रॉयल्स रॉयस डायमंड क्लास सोसाइटी के बाहर निकलकर विशाखापट्टनम की उस मरीन ड्राइव की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी की छत खुली थी। समंदर की तरफ आने वाली वो ठंडी नर्म हवा सुनैना के बालों को उड़ा रही थी। आसमान में करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे और पूरा गोल चांद समंदर की लहरों पर अपना चांद की रोशनी बिखेर रहा था। सुनैना ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। उसने अपनी आंखें बंद की और उस आजादी, बेतहाशा खुशी को महसूस किया। देव एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए था, दूसरे हाथ से उसने सुनैना के हाथ को कसकर पकड़ लिया। गाड़ी में बहुत ही सॉफ्ट और रोमांटिक बॉलीवुड इंस्ट्रूमेंटल्स धुन बज रही थी। ये सफर किसी भी सपने से कम हसीन नहीं था। जो ठेले की गर्मी, कबाड़ खाने का खून, अंडरवर्ल्ड का खौफ, सब कुछ इस ठंडी हवा के साथ दूर हो गया था। करीब 45 मिनट के इस खूबसूरत और हवाओं से बात करने वाले सफर के बाद रोल्स रॉयस ऋषिकोंडा हिल के उस सुनसान और प्राइवेट रिजॉर्ट के मेन गेट पर आकर रुकी। मुनीश ने अपना काम पूरी शिद्दत से किया था। रिजॉर्ट का पूरा स्टाफ देव के स्वागत के लिए हाथे बांध खड़ रहा था। देव ने गाड़ी रोकी, बाहर निकला, घूमकर सुनैना की तरफ एक दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुनैना को बाहर निकाला। जैसे ही सुनैना रिजॉर्ट के अंदर उस प्राइवेट बीच की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उसका मुंह एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खुशी से खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सामने का नजारा साक्षात जन्नत जैसा था।
रिजॉर्ट के गेट से लेकर सीधे समंदर की लहरों तक एक लंबा और मखमली रेड कारपेट बिछा हुआ था। उस रेड कारपेट के दोनों तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों ताजा गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी, जिनसे एक बहुत ही मीठी नशीली खुशबू पूरे माहौल में महक रही थी। रास्ते के दोनों तरफ के लगे ताड़ और नारियल के पेड़ों को हजारों छोटी छोटी फेरी लाइट्स और कांच के लैंप से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। रेड कारपेट के बिल्कुल अंत में, जहां समंदर की लहरें रेत को चूम रही थी, वहां सफेद सिल्क के पर्दों से सजा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत ओपन एयर कैनोपी बनाया गया था। उस कैनोपी के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार मोमबत्ती से रोशनी सजी हुई गोल्ड डाइनिंग टेबल लगी थी। टेबल पर सिल्वरवेयर और क्रिस्टल के गिलास चमक रहे थे। इस पूरे नज़ारे को जो चीज और भी ज्यादा जादुई बना रही थी, वो हवा में गूंजती हुई और वो मीठी मीठी रूहानी आवाज। रेड कारपेट के साइड में एक टक्सीडो पहना वायलिन वादक खड़ा था, जो अपनी आंखें बंद करके बहुत ही गहराई के साथ बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक गाने तुझे देखा तो ये जाना सनम की धुन वायलिन पर बजा रहा था। यह नज़ारा सचमुच किसी यश चोपड़ा के ब्लॉकबस्टर फिल्म के सबसे महंगे रोमांटिक सीन को भी शर्मिंदा कर सकता था। सुनैना ने अपने दोनों हाथों में अपना मुंह ढक लिया और वो खुशी के मारे सिसकने लगी। ये सब देखकर सुनैना एक्साइटेड होते हुए बोली, देव, ये सब क्या है? ये सब तुमने कैसे कर लिया मेरे लिए? ये किसी सपने जैसा लग रहा है देव। देव के पास से अब सुनैना के पास भावनाओं को बयां करने के शब्द नहीं थे। देव ने पीछे आकर सुनैना के कमर में अपने दोनों हाथ डाल दिए। उसने अपनी ठोड़ी को सुनैना के कंधे पर टिकाया और उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ लाऊं मेरी जान। ये फूल और ये रोशनी तो बड़ी छोटी चीज है। ये कोई सपना नहीं है सुनैना, ये तुम्हारी हकीकत है। ये देवांशु ओबरॉय का सुनैना के लिए इजहार इश्क है। देव ने सुनैना का हाथ पकड़ा और उसे रेड कारपेट पर आगे लेकर बढ़ा। जैसे जैसे वो दोनों रेड कारपेट पर चल रहे थे, ऊपर पेड़ों पर छुपे मशीनों से उनकी ऊपर लाल गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। वायलिन की वो जादुई धुन, समुद्र की लहरों का शोर, हवाओं में उड़ते हुए लाल गुलाब। सुनैना को लग रहा था कि वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। वो दोनों उस सफेद कैनोपी के नीचे पहुंचे। देव बहुत ही जेंटल और सुनैना के लिए पीछे कुर्सी खींचकर उसे बिठाया। फिर वो खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। टेबल पर एक बहुत ही बड़ा सा गुलाब का गुलदस्ता रखा था, बीच में मोमबत्तियां जल रही थी। तभी इटली से बुलाए गए उस खास शेफ ने आकर उन्हें झुककर सलाम करके कहा, वेलकम मिस्टर ओब्रॉय। वेलकम मैम। आज रात मैं आपके लिए अपनी सबसे बेस्ट इटालियन क्यूजीन्स तैयार करूंगा। ये कहकर शेफ ने उनके ग्लास में एक बहुत ही प्रीमियम नॉन अल्कोहलिक स्पार्कलिंग वाइन डाली। तभी देव ने अपना ग्लास उठाया और सुनैना की तरफ बढ़ाकर कहा, चीयर्स, हमारी नई जिंदगी के लिए और हमारे उस सुदेव साम्राज्य के लिए जिसकी नींव तुमने उस ठेले पर रखी थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने अपना ग्लास गटक कर कहा, चीयर्स देव, उस फटीचर के लिए जिसने मेरे हर एक आंसू को अपनी आंखों में समेटकर मुझे ये मुस्कान दी। इसके बाद दोनों ने वाइन का घूंट लिया और वाइन का स्वाद बड़ा ही मीठा और ताजगी भरा था। शेफ ने उनके लिए ताजा ट्रफल रिजोटो, चीज रेवियोली और कई तरह के इटालियन स्टार्स परोसने शुरू कर दिए, लेकिन दोनों का ध्यान खाने से ज्यादा एक दूसरे की आंखों में था। मोमबत्ती की उस पीली रोशनी में सुनैना की आंखें किसी गहरे समंदर की तरह चमक रही थी। तभी सुनैना ने अपना हाथ टेबल के ऊपर आगे बढ़ाकर देव के हाथ को कसकर पकड़कर कहा, देव, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम पहली बार मेरे ठेले पर सैंडविच खाने आए थे? उसकी बात सुनकर आगे से देव के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी हंसी आ गई। उसने हंसकर कहा, मुझे एक एक पल याद है सुनैना। मैंने जब तुम्हारे बनाए सैंडविच की एक बाइट लेते ही जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया था। तब मैंने तुम्हारे साथ पार्टनर ऑफर की थी, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ या फिर तुम्हारा सैंडविच फ्री में खाना चाहता हूँ। इसलिए तुमने मुझे अपने सैंडविच के 40 रुपए मांगे थे और मैंने 500 का नोट निकाल कर दिया तो तुम हैरान रह गई। तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा था कि तुम्हारे पास 500 का चेंज नहीं है। तो मैं उसको हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत कहकर निकल गया था।
उस दिन तुम्हारे उस एक सैंडविच ने मेरी भूख ही नहीं मिटाई थी। उसने मुझे ये बताया था कि इस लालची दुनिया में एक ऐसा फरिश्ता भी है जिसका दिल सोने का है। और जब मैं दोबारा तुमसे तुम्हारा नाम पूछने आया तो तुमने सोचा कि मैं उस 500 के चेंज को वापस लेने आया हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछने आया था। और उसी वक्त तुम्हारी उस मासूमियत का दीवाना हो गया। मैंने सोचा था कि तुम ही मेरे एम्पायर की रानी बनोगी, और देखो आज हम एक साथ हैं। उसकी ये बात सुनकर सुनैना की आंखें फिर से नमी में आ गई। उसने इमोशनल होकर कहा, और मुझे क्या पता था देव कि वो 500 का नोट रखने वाला लड़का एक दिन मेरी पूरी दुनिया खरीद लेगा। और जब मुझे पता चलेगा कि रूहानी ने तुम्हें गरीब कहकर छोड़ा था तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। लेकिन आज मैं उसे शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हें उस दिन जलील करके ना छोड़ती तो तुम मेरे पास कैसे आते। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने अपनी उंगलियों से सुनैना के हाथ को हल्का सा सहलाया। देव ने बहुत ही गहराई से कहा, किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। जिन रास्तों पर हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो रही है, वहीं से हमारी नई दुनिया की शुरुआत होती है। मैंने उस दिन वो दर्द सहा था जो वो महादेव की तरफ से मुझे तुम्हारे पास भेजने का एक बहाना था। आज मेरे पास 15 करोड़ का विला है, 40 करोड़ का क्लब है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा और सबसे अनमोल खजाना इस टेबल के दूसरी तरफ बैठा है। इन बातों ने दोनों ही दिलों के अंदर अटूट बंधन को बांध दिया था, जिसे अब कोई तूफान या दौलत नहीं तोड़ सकती थी। खाना बड़ा ही टेस्टी था। शेफ ने आखिर में उनके लिए एक बहुत ही खास तिरामिसू और चॉकलेट लावा केक सर्व किया। इसके बाद डिनर खत्म होने के बाद देव अपनी कुर्सी से उठा। उसने अपना हाथ सुनैना की तरफ आगे बढ़ाया। देव ने बहुत ही आगे झुककर प्रिंस के अंदाज में पूछा, मिस पार्टनर, क्या आप इस फटीचर के साथ एक डांस करना चाहेंगी? आगे से सुनैना ने हंसकर अपना हाथ देव के हाथ में दे दिया, और सुनैना को कैनोपी से बाहर देव लेकर आया उस सीधे नर्म और ठंडी रेत पर ले गया, जहां समंदर की लहरें उनके पैरों के बिल्कुल पास तक आ रही थी। वायलिनिस्ट ने जे देव का इशारा समझते ही धुन बदल दी। अब वायलिन से बॉलीवुड का वो सबसे आइकनिक और रूहानी गाना बजने लगा। उदेव ने अपने एक हाथ में सुनैना की पतली कमर को बहुत ही नजाकत से थाम लिया। दूसरे हाथ से उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लॉक कर लिया। सुनैना ने अपना दूसरा हाथ देव के उस मजबूत कंधे पर रख दिया। दोनों उस ठंडी रेत पर, सितारों से भरे आसमान और उस विशाल चांद की रोशनी के नीचे एक बहुत ही स्लो रोमांटिक जादुई डांस करने लगे। हवा में गुलाबों की महक थी। लहरों का शोर वायलिन की धुन के साथ मिलकर ऐसा संगीत पैदा कर रहा था जो सीधे रूह में उतर जाए। देव सुनैना की बाहों में घुसा उसे घुमा रहा था। सुनैना का वो एमराल्ड ग्रीन गाउन हवा में लहरा रहा था। वो दोनों इस कदर आंखों में खो चुके थे कि उन्हें दुनिया की किसी चीज का होश नहीं था। तब इस सुनैना ने देव के सीने पर अपना सिर टिकाकर धीमी सी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था देव, मेरी जिंदगी में एक ऐसी रात भी आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया। मैं कभी इस पल के अंदर से बाहर नहीं आना चाहती। तभी देव ने सुनैना को अपनी बाहों में और भी कस लिया। उसने अपनी ठुड्डी सुनैना के सिर पर रखी। देव ने बहुत ही आश्वस्त करने वाली मजबूत आवाज में कहा, ये पल कभी खत्म नहीं होगा सुनैना। ये बॉलीवुड स्टाइल डेट, ये फूल, ये रोल्स रॉयस, ये तो सब एक सिर्फ शुरुआत है। कल जब द ग्लास हाउस में हमारे सुदेव की ग्रैंड ओपनिंग होगी तो ये विशाखापट्टनम शहर तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाएगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुमने कभी अपने सपने में नहीं सोची होगी। गाना अपना चरम पर था। देव ने सुनैना को बड़ी ही नजाकत से पीछे की तरफ झुकाया और सुनैना की आंखों में देखकर उसके माथे पर एक बहुत ही गहरा और प्यारा किस किया। वो रात, वो चांद, वो समंदर, हजारों लाल गुलाब गवाह थे उस आशिकी के जिसने गरीबी, बेबसी और अंडरवर्ल्ड के खौफ को मात देकर एक अलग ही जन्नत बसा ली थी। ऋषिकोंडा हिल के उस प्राइवेट बीच पर देव और सुनैना काफी देर तक समंदर के लहरों के साथ कदम मिलाते रहे और हंसते रहे। उनके अपनी नई जिंदगी वो हसीन के सपने बुनते रहे। जोगिंदर की लाश और अंडरवर्ल्ड की वो तबाही अब पीछे छूट चुकी थी। अब सिर्फ और सिर्फ आगे प्यार और सुकून। सुदेव के उस विशाल एम्पायर का वो सुनहरा सवेरा
जो अगले दिन विशाखापट्टनम शहर के आसमान पर पूरी शान से चमकने वाला था। उनको वहां पहुंचते ही डायमंड कोलाज सोसाइटी के भारी लोहे के गेट पर बहुत ही खामोशी से खुल गई। गार्ड्स ने झुककर देव और सुनैना को सलाम किया। उसके बाद रोल्स रॉयस ने द ओशियन एस्टेट के विशाल पोर्च में प्रवेश किया और मेन दरवाजे के सामने आकर बहुत ही नजाकत से रुक गई। तभी बाउंसर कमांडर, जो दूर सुरक्षा पर नजर रखे हुए था, वो आगे बढ़ने ही वाला था कि देव ने उसे आंखों में ही रुकने का इशारा कर दिया। आज की रात देव किसी भी बाहरी इंसान को अपने और सुनैना के इस खूबसूरत पल के बीच में नहीं आने देना चाहता था। देव खुद अपनी सीट से उतरा। उसने घूमकर सुनैना की तरफ दरवाजा खोला और आगे बढ़ गया। सुनैना ने देव का हाथ मुस्कुरा कर थाम लिया और बड़े ही नजाकत से गाड़ी से बाहर निकली। विला के अंदर का माहौल बड़ा ही शांत था। झुमरों की रोशनी मध्यम कर दी गई थी और रियांश और विराट अपने कमरे में गहरी नींद में सो चुके थे। विला के नौकरों ने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। चारों तरफ एक शाही और आलीशान खामोशी पसरी थी। देव सुनैना का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर तक ले आया, जहां सुनैना और उसकी माँ का कमरा था। और कमरे के दरवाजे पर बाहर आकर देव रुका। उसने सुनैना की तरफ मुड़कर देखा। उस मध्यम पीली रोशनी में सुनैना का वो निखरा हुआ चेहरा और भी ज्यादा मासूम लग रहा था। तभी देव ने बहुत ही धीमी मखमली आवाज में कहा, तो कैसा लगा तुम्हें आज का ये फटीचर का इजहार इश्क? उसकी बात सुनकर आगे से सुनैना ने अपनी पलकें झुकाई, फिर देव की आंखों में गहराई से देखकर कहा, तुम जानते हो देव, मैंने बचपन से परियों की कहानी पढ़ी, जिनमें एक राजकुमार आता है और एक गरीब लड़की की दुनिया बदल देता है। मुझे हमेशा लगता था कि वो सिर्फ कहानियां होती हैं, लेकिन आज आज तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी जिंदगी की कहानी उन किताबों से भी खूबसूरत है। आज की रात मेरी जिंदगी का सबसे हसीन रात थी। थैंक यू देव, थैंक यू। आगे से देव ने मुस्कुराकर अपने हाथ की उंगलियों से सुनैना के गालों को हल्का सा छू कर कहा, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है मेरी जान। तुम इस दुनिया की हर खुशी के लायक हो, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम अंदर जाओ और आराम करो। कल सुबह हमें ग्लास हाउस भी तो जाना है। कल हमारे सुदेव का सबसे बड़ा दिन है। सुनैना ने हामी भरी। देव ने उसके माथे पर एक बहुत ही प्यारा और लंबा सा चुम्बन किया। देव की आंखों ने उसमें मारकर फुसफुसा कर कहा, गुड नाइट मिस पार्टनर। उसके बाद सुनकर आगे से सुनैना ने भी हंसकर जवाब देकर कहा, गुड नाइट मेरे फटीचर पार्टनर। देव धीरे से पीछे मुड़ा और मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया। सुनैना कुछ देर वहीं खड़ी होकर देव की उस चौड़ी और मजबूत पीठ को देखती रही, जिसने आज उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को भी घुटनों पर ला दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर दाखिल होते ही सुनैना ने देखा, कमरे में एक छोटी सी नाइट लैंप जल रही थी। विशाल और मखमली किंग साइज बेड पर उसकी माँ लक्ष्मी देवी अभी तक जागी हुई थी। उनके हाथों में उनके आराध्य भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी और अपने बेटे के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने दुख और धोखे देखे थे। जब तक उनकी बेटे उनकी आंखों के सामने सुरक्षित खड़ी न हो जाए, उन्हें नींद ही नहीं आती थी। दरवाजे की आहट सुनते ही लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोल ली। जैसे उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी, सुनैना पर पड़ी, तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। सुनैना किसी हसीन ख्वाब से लौटकर आई एक परी की तरह लग रही थी। उनके चेहरे पर वो नूर, वो चमक, बेतहाशा खुशी थी। वैसे खुशी लक्ष्मी जी अपने बेटे के चेहरे पर अपने बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं देख पाई थी। सुनैना का एम्ब्रॉयड ग्रीन गाउन, उसके कानों में चमकते हीरे और उसकी आंखों में बसा हुआ बेपनाह प्यार, सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि आज उनकी बेटी की सबसे खुशनसीब लड़की है। सुनैना ने दरवाजा बंद किया। वो अपने हाई हील्स उतार कर वहीं कोने में छोड़ दी और नंगे पैर दौड़कर सीधे अपनी माँ के बिस्तर पर आ गई। वो एक छोटी बच्ची की तरह बिस्तर पर चढ़ी और अपने माँ के गले से लिपट गई। सुनैना के मुंह से खुशी, भावनाओं और एक अजीब सा सुकून से भरा आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, माँ। वो अपनी माँ के सीने पर छुपकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक कर लक्ष्मी के कपड़ों को भिगोने लगे। लक्ष्मी जी अपनी बेटे को अपने आगोश में भर ली और उन्होंने सुनैना के सिर पर, उसके खुले बालों पर बहुत ही ममता से हाथ फेरना शुरू किया। लक्ष्मी जी ने प्यार से उसको पुचकार कर कहा, क्या बात है मेरी बच्ची, आज तो तुम सच में आसमान में उड़कर आई है। कैसी रही तुम्हारी शाम? देव कहाँ ले गया था तुझे?
वहीं सुनैना अपनी माँ को कुछ भी नहीं छुपाती थी। लक्ष्मी देव सिर्फ उसकी माँ नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी सबसे बड़ी राजदार और उसके हर सुख दुख की साथी भी थी। इसलिए सुनैना अपना सिर माँ के सीने से उठाया और अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसके होठों पर वो खिलखिलाती मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुनैना ने अपनी आंखों में चमकाकर उसे बताना शुरू किया, माँ, आज मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा माँ, देव ने आज क्या किया। उसने पूरी ऋषिकोंडा हिल के उस प्राइवेट बीच मेरे लिए सजवा दिया था। वहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ देव और मैं। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गई। उन्होंने हैरान होकर पूछा, प्राइवेट बीच बेटा, वो तो बहुत महंगी जगह है। तभी आगे से सुनैना ने अपनी माँ के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, महंगी? माँ, देव ने वहां जो इंतजाम किया था वो दौलत से कहीं बढ़कर था। जैसे वहां पहुंचे, गेट से लेकर सीधे समंदर तक, लहरों तक एक लाल रंग का कालीन बिछा था। उस कारपेट पर रास्ते के दोनों तरफ हजारों ताजा गुलाब बिछे थे। पेड़ों पर छोटी छोटी लाइटें लगी थी। और पता है, जब मैं और देव उस कारपेट पर चल रहे थे, तो हमारे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी। सुना ने ये सब बताकर हवा में अपने हाथ लहरा रही थी, जैसे वो उस पल को दोबारा जी रही हो। उसने आगे बताकर कहा, वहां एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का टेंट लगा था। उसके अंदर मोमबत्ती की रोशनी थी। एक इटली का शेफ हमारे लिए खुद अपने हाथों से ताजा खाना बना रहा था। और सबसे खूबसूरत बात पर क्या पता माँ, वहां कोई शोर नहीं था, बस एक आदमी वायलिन पर बहुत ही प्यारी सी धुन बजा रहा था। वो धुन और समंदर की लहरों की आवाज। सुनैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्मी जी अपनी बेटे की ये बातें सुनकर, उनका दिल भावनाओं के समंदर में गोते खा रहा था। वो अपने बेटे की आवाज में उस खुशी को महसूस कर रही थी जो हर माँ अपनी बेटे के लिए सपने में मांगती है। उसकी ये बातें सुनकर आगे से लक्ष्मी जी ने बहुत ही लाड से पूछा, फिर क्या हुआ मेरी बच्ची? तभी सुनैना ने अपनी आंखें खोल कर आगे कहा, फिर हमने खाना खाया माँ, लेकिन मुझे खाने का स्वाद तो याद ही नहीं। मेरी नजर तो सिर्फ देव पर थी। माँ, वो उस नीले रंग के सूट में कितना अच्छा लग रहा था, इतना शरीफ और प्यारा लग रहा था। कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो देव है, जिसने आज सुबह इतने बड़े माफिया के साम्राज्य को राख कर दिया। उसने मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। उसने कहा कि ये 15 करोड़ का विला, ये सुदेव का एम्पायर, ये सब उसने मेरे लिए बनाया है। सुनैना की आवाज अब थोड़ी भारी और जज्बाती हो गई। उसने इमोशनल होकर कहा, खाना खत्म होने के बाद देव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे समंदर के उस ठंडी रेत पर ले गया। उस तारों भरी रात में उस वायलिन की धुन पर उसने मेरे साथ डांस किया माँ। उसने मुझे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा जैसे मैं दुनिया की सबसे नाजुक और कीमती चीज हूँ। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी के सारे दुख, मेरी तकलीफें, ठेले की गर्मी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। मुझे लगा कि मैं दुनिया के सबसे महफूज हाथों में हूँ। अपनी बेटे के मुंह से सारी बातें सुनकर लक्ष्मी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंसुओं से झर झर कर आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, बल्कि उस चरम खुशी और उस राहत और उस असीम कृतज्ञता के आंसू थे, जो एक माँ तब बताती है जब उसकी बेटी को उसके हिस्से की सारी खुशियां मिल जाती है। लक्ष्मी जी का दिमाग अचानक अतीत के उन काले और खौफनाक पन्नों में गया। उन्हें याद आ गया कि 2 दिन में जब सुनैना बड़ी छोटी थी, जब उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था, तो और वो बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। लक्ष्मी जी ने रोते हुए सुनैना का माथा चूम कर कहा, मेरी बच्ची, तू सच में दुनिया की खुशनसीब लड़की है। लेकिन तेरी ये खुशी देखकर आज मुझे तेरा वो बचपन याद आ रहा है। ये कहते हुए लक्ष्मी की आवाज एकदम से रुंध गई। उसने धीरे से अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, तुझे याद है सुनैना, जब तू छोटी थी, हमारे पास तुझे एक नया फ्रॉक दिलाने के पैसे नहीं थे। तू दूसरों बच्चों के अच्छे कपड़े देखकर मन मरोज कर रह जाती थी, लेकिन तूने कभी मुझसे जिद नहीं की, क्योंकि तू जानती थी तेरी माँ के पास पैसे नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सुनैना ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, पुरानी बातें क्यों याद कर रही हो? तभी लक्ष्मी जी ने सुबक कर कहा, करने दे बेटा, आज मेरे दिल का सारा बोझ हल्का होने दे। मुझे याद है वो चिलचिलाती हुई गर्मियाँ, जब तू कॉलेज जाने के बजाय मेरे साथ उस तपती सड़क पर खड़ी होकर सैंडविच बेचती थी। तेरे कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे। वो अमीर लड़कियां अपनी गाड़ियों में बैठकर तुझ पर हंसती थी, ताने मारती थी। तू घर आकर छुप छुप कर रोती थी, मैं सोचकर कि कहीं परेशान न हो जाऊं।
हमने बारिश में पन्नी के नीचे छुपकर अपनी रातें काटी। हमने गुंडों का खौफ देखा जब वो हफ्ता मांगने वाले आते थे, गालियां देकर जाते थे। ये कहते हुए लक्ष्मी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर छत की तरफ देखकर कहा, मैंने हर रोज इस भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगी। मैंने कहा था, भगवान मेरे हिस्से के जितने दुख हैं वो भी मुझे दे दे, लेकिन मेरी इस फूल जैसे बच्ची झोले में खुशियां भर दे। ऐसा इंसान दे जो महारानी बना कर रखे, जो उसके आंसुओं को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथों में रोक ले। ये कहते हुए लक्ष्मी जी ने वापस सुनैना की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर अब कोई ऐसा सुकून था जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तप पूरा हो गया हो। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा, और देख मेरी बच्ची, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। उसने देव के रूप में एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात देवता हमारी जिंदगी में भेज दिया। वहीं सुनैना अपनी माँ की गोद में सिर रखकर चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसके खुद के गालों पर आंसू आ रहे थे। उसे भी अपना वो संघर्ष भरा अतीत याद आ रहा था, लेकिन आज उन यादों में कोई दर्द नहीं था, बल्कि इस वक्त का फक्र था कि उन दोनों के दुखों में उसके बाद देव ने जैसे अनमोल हीरा मिल गया। तभी लक्ष्मी जी ने बहुत ही गहराई और श्रद्धा भरी आवाज में कहा, देव कोई साधारण लड़का नहीं है सुनैना। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब वो उन गुंडों से मुझे बचाने के लिए एक ढाल बनकर खड़ा था, तभी मेरे दिल ने गवाही दे दी थी कि ये लड़का तेरी जिंदगी का रखवाला है। ये कहते हुए लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करके कहा, मैं उस देव को अपनी पूरी रूह से, अपने रोम रोम से आशीर्वाद देती हूँ। उस लड़के के बिना और बिना लालच के, बिना किसी स्वार्थ के हमें इस खौफनाक जिंदगी से आजाद किया है। उसने जोगिंदर जैसे शैतान का अंत करके सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि इस शहर की हजारों गरीब दुआओं की दुआ ली। उसने तुझे सम्मान दिया है, दौलत दी है, सब बढ़कर तुझे वो इज्जत और प्यार दिया जिसकी तू हकदार थी। ये कहते हुए लक्ष्मी जी सुनैना के सिर पर अपना हाथ रखकर आगे बोली, मेरा आशीर्वाद है मेरी बच्ची कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मों तक सलामत रहे। देव ने जो सुदेव एम्पायर खड़ा किया है, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। भगवान करे कि दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई साया मेरे देव और मेरी सुनैना पर कभी ना पड़े। वो हमेशा ऐसे ही अजय रहे और तुम हमेशा उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहो। उसकी ये बात सुनकर सुनैना ने उठकर अपनी माँ को बहुत ही कसकर गले लगा लिया। उसने बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ कहा, माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, देव ने मुझे जो प्यार और मुकाम दिया, मैं ताउम्र उसे इस प्यार की हिफाजत करूंगी। मैं कभी उसके गुरूर और उसकी इस अच्छाई को झुकने नहीं दूंगी। देव मेरी जिंदगी है माँ। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक ऐसे एक दूसरे के गले रखकर खुशी के आंसू रोती रही। ये वो पल था जब बरसों की घुटन, गरीब को सिलन और खौफ की वो कालिक हमेशा के लिए द ओशन एस्टेट के इस मखमली कमरे में आंसुओं के साथ बह गई थी। अब कोई डर नहीं था, कोई स्कॉर्पियन ग्रुप नहीं था, कोई ठेला नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी। अब सिर्फ देवांशु ओबरॉय का उस सुरक्षित किला था, जहां उसकी गरीब पार्टनर, उसका गरीब परिवार दुनिया की हर एक चिंता से आजाद होकर जी रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने बड़े ही प्यार से सुनैना के आंसू पोंछ कर कहा, चल बेटा, अब बहुत रात हो गई। अब तू अपने ये कपड़े बदल ले, आराम से सो जा। कल सुबह से हमें बहुत काम करना है। कल सुदेव का इनोग्रेशन है ना। कल तो पूरा शहर देखेगा मेरे बेटे की कामयाबी। उनकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ। ये कहने के बाद सुनैना ने अपने वो डिजाइनर कपड़े उतारे और एक आरामदायक नाइट सूट पहन लिया। उसने अपना वो 18 लाख की घड़ी बहुत ही सलीके से अपने बेड साइड टेबल पर रखी। जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो बादलों में लेटी हो। उसने अपनी आंखें बंद की तो अभी अभी बैकग्राउंड में जो बज रही वायलिन की धुन, देव की वो नशीली आवाज सुनाई दे रही थी, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो सुनैना। इसी मीठे और जादुई एहसास के साथ सुनैना एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद की आगोश में चली गई। इसी समय उधर उसे विला के तीसरे माले पर स्थित विशाल मास्टर बेडरूम में देव भी अपने उस वेलवेट टक्सीडो को उतार कर एक आरामदायक टी शर्ट और लोअर पहन चुका था। कमरे की बड़ी सी कांच की खिड़की खुली थी, जहां से समंदर की लहरों का शोर कमरे में गूंज रहा था। देव खिड़की के पास खड़ा था, उसके हाथ में एक गिलास पानी था। उसने अपनी उंगली से चमक रही उस नीली स्टोरेज रिंग को बड़े ध्यान से देखा। महादेव का वो वरदान, वो अलौकिक पावर, वो खजाना जिसने एक हफ्ते के अंदर उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया।
एक हफ्ता पहले वो रूहानी के लिए रोने वाला एक बेबस, गरीब और लाचार वेटर था, जिसे हर कोई लात मार सकता था, जिसे हर कोई बेइज्जती कर सकता था। और आज आज वो इस शहर का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे अमीर इंसान बन चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। उसने जोगिंदर का अंत कर दिया। उसने अपने दोस्तों की जान बचाई, उन्हें एक नई जिंदगी दी, और सबसे बढ़कर उसने सुनैना को वो मुकाम दिया जो उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। देव ने इस बारे में सोचकर आसमान की तरफ देखा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही सच्ची श्रद्धा से कहा, ये सब आपकी कृपा है महादेव। आपने मुझे ये ताकत सिर्फ इसलिए दी ताकि मैं बुराई का अंत कर सकूं, अच्छाई की रक्षा कर सकूं। मैंने जोगिंदर के उस पाप के एम्पायर को खत्म कर दिया। अब इस शहर में कोई भी मासूम किसी गुंडे से खौफ नहीं खाएगा। ये कहते हुए देव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों पर एक नई चमक लाकर खुद से कहा, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तक मैंने सिर्फ बुराइयों को मिटाया। अब मुझे अपने सुदैव एम्पायर को इतना बड़ा और मजबूत बनाना है कि वो इस शहर के लिए एक मिसाल बन जाए। मुझे उन सारे अमीरजादा, उन सारे घमंडी लोगों को दिखाना है कि असली ताकत, रुतबा क्या होता है। महादेव से कहते हुए देव अपने मखमली बिस्तर पर लेट गया। उसने कल का दिन अपने बड़ा होने वाला था। कल सरीपुरम के वीआईपी चौराहे पर द ग्लास हाउस के सुदेव रेस्टोरेंट का भव्य इनॉग्रेशन होने वाला था। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट का खुलना नहीं था, बल्कि विशाखापट्टनम में देवांशु ओबरॉय के ऑफिशियल राज तिलक का दिन था। कल पूरे शहर के मीडिया, बड़े बड़े डीलर्स, लीडर्स, बिलियनियर्स को पता चलने वाला था कि इस एम्पायर का असली किंग कौन है। वहीं बिस्तर पर लेटकर देव ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में सुनैना का एमरोल्ड ग्रीन गाउन में मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। उसी शांति और खुशी खुशी के साथ वो अजय काल भी एक गहरी नींद में सो गया था। रात का अंधेरा छटने लगा था। समंदर के किनारे पर एक बहुत ही सुनहरी और रोशन सुबह विशाखापट्टनम शहर पर दस्तक देने के लिए तैयार थी। एक ऐसा सवेरा जिसमें अब जोगिंदर के खौफ का कोई साया नहीं था, बल्कि सुदेव के प्यार और दौलत की एक नई किरण चमक रही थी। इसके बाद विशाखापट्टनम के उस सुनहरी और रोशन सुबह ने आज एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर ली थी। खौफनाक साया अब आसमान में हमेशा हमेशा के लिए छंट चुका था। समंदर की लहरें आज किनारों से बड़े ही शांत और मधुर आवाज के साथ टकरा रही थी, जैसे वो द ओशियन एस्टेट में गूंजने वाली नई खुशी और उस नए सवेरे का स्वागत कर रही हो। सुबह के 8 बज चुके थे। द ओशियन एस्टेट विला की आज एक अलग ही रौनक और चहल पहल थी। विला के सारे नौकर, शेफ, बाउंसर्स पूरी मुस्तैदी से अपने कामों में लगे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर के उस विशाल मास्टर गेस्ट रूम में सुनैना की माँ लक्ष्मी देवी आईने में खड़ी थी। आज उनके सामने कोई ठेला नहीं था, कोई फटे पुराने कपड़े नहीं थे, ना ही चेहरे पर वो धूप और पसीने से झुलसी थकान थी। आज लक्ष्मी जी को तैयार करने के लिए शहर के सबसे बेहतरीन महंगी ब्यूटिशियंस और स्टाइलिस्ट की एक पूरी टीम कमरे में मौजूद थी, जिन्हें मुनीश ने देव के सख्त ऑर्डर पर सुबह सुबह ही विला भेज दिया था। स्टाइलिस्ट ने बहुत ही अदब और एक बड़ी ही कीमती स्टाइल साड़ी खोल सुनैना की माँ से कहा, आंटी जी, आप पर ये रंग बहुत खिलेगा। ये कोई आम साड़ी नहीं थी। ये कांचीपुरम के खास तौर पर मंगवाई एक असली रॉयल मरून और शुद्ध सोने की जरी से बनी कांचीवरम सिल्क की साड़ी थी। इस एक साड़ी की कीमत लाखों में थी। जब स्टाइलिस्ट ने लक्ष्मी की वो साड़ी पहनाई, उनके बालों को बड़ी सलीकेदार और शाही जूड़ा बनाया, उन्हें 24 कैरेट शुद्ध सोने और कुंदन से भारी वो एंटीक नेकलेस पहनाए, तो लक्ष्मी जी खुद को आईने में देखकर सुन रह गई। आईने में उन्हें अपनी वो पुरानी और बेबस परछाई नहीं दिख रही थी, जो पाई पाई के लिए मोहताज हुआ करती थी। आज आईने में किसी बहुत बड़े राजघराने की महारानी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वो नेचुरल नूर, जो सालों की गरीबी और संघर्ष के पीछे छुप गया था, आज उस शाही लिबास और सोने की चमक में पूरी तरह से निखर कर बाहर आ गया था। लक्ष्मी जी के मुंह से अचरज भरी आवाज निकली। उन्होंने चौंक कर कहा, हे भगवान। उनकी आंखें भर आई, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने उस कीमती हार को छूकर आगे कहा, क्या ये सच में मैं हूँ? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े कीमती कपड़े नहीं देखे। पहनाना तो दूर की बात है। तभी पीछे से दरवाजा खुला और सुनैना कमरे में दाखिल हुई। अपनी माँ को इस महारानी वाले रूप में देखकर सुनैना की आंखें फट गई। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए और अपने गले लगा लिया। सुनैना ने खुशी से चहक कर कहा, महा ओ माय गॉड, आप इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं बता नहीं सकती। आज तो द ग्लास हाउस में आपको ही सब देखते रह जाएंगे।
आप सच में किसी रानी की तरह लग रही हैं माँ। आगे से लक्ष्मी जी ने अपने बेटे का माथा चूमा। उसके गालों पर खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने सुनैना की आंखों में देखकर कहा, ये सब उस भगवान और हमारे देव की बदौलत है मेरी बच्ची। उसने हम भिखारियों और को राजाओं के तख्त पर बिठा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा और मीठा सपना देख रही हूँ। मैं कभी इस सपने से जागना नहीं चाहती। तभी आगे से सुनैना ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, ये कोई सपना नहीं है माँ, ये हमारी हकीकत है और अब पूरी जिंदगी इसी तरह रानी बनकर गुजरेगी। चलो अब रोना बंद करो और वरना मेकअप खराब हो जाएगा। उसकी बात पूरे होते ही माँ बेटी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज उनके दिलों में किसी भी तरह का कोई डर या कोई दुख नहीं था। इसी समय उधर विला के दूसरे कमरे में देव अपने दोनों जिगरी दोस्त रियांश और विराट भी सुबह बड़े ज्यादा एक्साइटेड थे। कबाड़ खाने में उन गुंडों से मिली चोट और दर्द अब कम हो चुका था। डॉक्टर्स ने उनकी पट्टियां छोटी कर दी थी। उनकी सूजी हुई आंख अब खुल गई थी। पसलियों का दर्द भी दवाओं के असर से काफी हद तक ठीक हो गया था। आज उनके भाई उनके यार देव का सबसे बड़ा दिन था और वो दोस्त इस आज़ादी और कामयाबी के जश्न में किसी भी कीमत पर शामिल होना चाहते थे। लेकिन उन दोनों के पास एक ही चिंता थी। तभी रियांश ने अपना वो पुराना और घिसा हुआ कॉलेज वाला बैग खोलकर कहा, भाई विराट, आज देव की उस करोड़ों की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है। वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे और हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटी हुई जींस और पुरानी चेक वाली शर्ट है। अगर हम ऐसे वहां फटे हाल में जाएंगे तो देव की बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे कि अरबपति देवांशु ओबरॉय के दोस्त भिखारियों जैसे हैं। उसके बाद सुनकर आगे से विराट ने गहरी और उदास सांस लेकर कहा, तू सही कह रहा है यार। देव ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, आज हम उस इनॉग्रेशन के सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े हो जाएंगे ताकि किसी की नजर हम पर पड़े ही ना। इसी के साथ दोनों दोस्त मायूस होकर बेड पर बैठ गए। तभी उनके कमरे का एक भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। कमरे के अंदर देव दाखिल हुआ। देव के चेहरे पर बहुत ही प्यारी और शरारती मुस्कान थी। देव के पीछे विला में दो नौकर आ रहे थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े डिजाइनर कार और बड़े ही महंगे ब्रांडेड बैग थे। देव ने उन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए उसने बहुत ही भारी लेकिन मजाकिया आवाज में कहा, पीछे छुप कर खड़े हो जाओगे? क्यों भाई, देवांशु ओबरॉय के भाई क्या किसी से कम है जो पीछे छुपेंगे? उसकी ये बात सुनकर आगे से रियांश और विराट ने हैरानी से देव को देखा। तभी देव ने नौकरों को इशारा किया। नौकर वो सारे डिजाइनर बैग क्रब से उनके बेड पर रखकर बाहर चले गए। तब विराट ने उन बैग्स को देखकर हैरान होकर देव से पूछा, ये क्या है देव? उसकी ये बात सुनकर देव आगे बढ़ा। उसने पहले ही कवर की जिप खोली। अंदर से बहुत ही स्लीक इटालियन कट वाला टॉम फ्रोड का शानदार ग्रे रंग का थ्री पीस सूट निकाला। दूसरे कवर से अरमानी का एक बहुत ही क्लासी नेवी ब्लू सूट निकाला। उसके साथ बेड पर सल्वाडोर फरागामो के असली लेदर के जूते, रेशमी टाइयाँ, दो बहुत ही चमचमाती रोलेक्स की घड़ियां रखी हुई थी। ये सब देखकर रियांश और विराट की आंखें फट गई। तभी रियांश ने हैरान होकर कहा, भाई ये सब ये कहते हुए रियांश का मुंह खुला रह गया। तभी देव ने बड़े ही फक्र के साथ कहा, ये सब मेरे भाइयों के लिए है। मैंने सुबह मुनीश को कॉल करके तुम दोनों का साइज बताकर शहर के सबसे बेहतरीन और महंगे ब्रांडेड कपड़े मंगवा लिए हैं। तुम्हारी चोटों और पट्टियों की मैंने ऐसे डिजाइनर हेड्स और कट्स से कवर करने का इंतजाम किया कि तुम किसी हॉलीवुड के स्टार से कम नहीं लगोगे। ये कहते हुए देव ने उन दोनों के कंधों पर बड़ी मजबूती से हाथ रखकर कहा, तुम दोनों ने उस रात मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तुमने उन बंदूकों के सामने मेरा नाम नहीं बताया। जब मैं सुदेव के तख्त पर बैठूंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों भाई मेरे दाएं बाएं कंधे की तरह पूरी शान और रुतबे के साथ मेरे बगल में खड़े हो। मैं अपने भाइयों को इस दुनिया में किसी भी बिलेनियर, किसी भी रईसजादे के सामने नीचा नहीं देखने दूंगा। तुम्हारी हैसियत आज से उस एक इंसान से बड़ी है जो दुगलास हाउस में कदम रखेगा। ये कहते हुए देव की आवाज बड़ी ही जज्बाती हो गई। वहीं देव की इन बातों ने रियांश और विराट की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने दौड़कर अपने भाई देव को कसकर गले लगा लिया। रियांश ने रोते हुए और हंसते हुए कहा, तुम पागल है भाई, तूने तो हमें भी अरबपति बना दिया। आगे से देव ने मुस्कुरा कर कहा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे शेरों। आज हमें इस शहर को दिखाना है कि हमारी जोड़ी क्या चीज है। इसके बाद दोस्तों को तैयार होने के लिए छोड़कर देव अपने कमरे में चला गया। आज का दिन उसके और सुनैना के लिए बड़ा खास थीम लेकर आया था।
उन्होंने तय किया था कि आज सुदेव के इस सबसे बड़े दिन पर वो दोनों मैचिंग के कपड़े पहनेंगे, जो उनकी एकता और उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत होगा। उनका थीम था मिडनाइट ब्लू सिल्वर। देव ने आज बहुत ही बेस्पोक मिडनाइट ब्लू कलर का टक्सीडो पहना था। इस सूट के कॉलर पर बहुत ही बारीक चमकदार सिल्वर रंग का काम किया गया था। उसके अंदर एक क्रिप्स सफेद शर्ट थी। उसके गले में एक सिल्वर रंग की बो टाई भी लगी थी। उसके पैरों में कस्टम मेड इटालियन लेदर के जूते थे। उसके बाल बड़े सलीके से बंधे थे और आज उसके चेहरे पर वो फटीचर वाला नामो निशान नहीं था। आज आईने में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खौफनाक अजय और बहुत हैंड्स अरबपति देवांशु ओबरॉय खड़ा था। उसकी उंगली में वो जादुई रिंग और रोलेक्स की घड़ी किसी रुतबे के चार चांद लगा रही थी। आखिर क्या होगा अब आगे की कहानी में? आपको क्या लगता है कि देवांशु ओबरॉय के सामने अब कोई नई घटना घटेगी, या फिर आज द ग्लास हाउस के सुदेव रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन बड़े ही अच्छे तरीके से निपट जाएगा, या फिर वहां भी कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।